बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज ईद का पहला दिन है। कैपिटल टीवी, कैपिटल फैमिली की तरफ से देखने वाले तमाम नाजरीन को ईद मुबारक। और आज ईद के इस पहले दिन हमारे खुसूसी मेहमान हैं। 2 दफ़ा जो है वो गवर्नर रहे हैं, गवर्नर पंजाब रहे हैं, इसके अलावा ब्रिटिश पार्लियामेंट का हिस्सा भी रहे हैं। और आजकल जो एक नई जमात तो हम नहीं कह सकते, बहुत पुरानी जमात है मुस्लिम लीग काफ, उसके चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं। और काफ़ी ज़्यादा अभी हम बात यही कर रहे थे कि उनके आने से मुस्लिम लीग काफ में रौनकें जो हैं वो लग गई हैं। चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, एक्स गवर्नर सर, अस्सलाम वालेकुम। इसके अलावा आज मेरे साथ इस प्रोग्राम में मैंने खसूसी तौर पर हमारे जो रिपोर्टर हैं अली तारिक, बीट करते हैं पीटीआई इस्तेहकाम पार्टी मुस्लिम लीग काफ की, तो मैंने कहा ज़रा उनको साथ बिठा लें ताकि चौसब के साथ जब हम गपशप करेंगे तो अली तारिक से भी गपशप करते रहेंगे तो ज़्यादा आप लोगों को मज़ा आएगा। जी चौसब, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। चौसब कैसे गुजार रहे हैं ईद आज? देखिए जी, ईद बड़ी अच्छी गुज़र रही है, दोस्तों से मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन यकीनी तौर पर बच्चे यहाँ नहीं हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं हैं, तो उनको मिस कर रहे हैं। तो आज इंशाल्लाह सब बच्चों से टेलीफोन पे गपशप लगाएंगे, एक दूसरे को ईद मुबारक कहेंगे, और फिर हम यहाँ के जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनसे भी मुलाकातें इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि ये बच्चे भी हमारे ही बच्चे हैं और इनको भी हम उतना ही प्यार करते हैं जितना अपने बच्चों को करते हैं। बिल्कुल चौसब, ईद के इस ख़ास दिन पे देखिए, हमारी तो वैसे कई ईदें मुश्किलात में गुजरी हैं, कुर्बानी में ही गुजरी हैं, कुर्बान मतलब आम आदमी की हैसियत से। आप पाकिस्तान का बेटर फ्यूचर देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि जो आजकल मुल्क में सियासी हालात चल रहे हैं इनमें कोई बेहतरी आएगी और फ्यूचर कोई पाकिस्तान में बेहतर होगा? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि बहुत ही मखदूश हालात हैं। गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी जो है वो मुश्किल हो गई है, और बहुत से ख़ानदान टच करते हैं मुझे कि हमें इस ईद के मौके पे भी कपड़े ख़रीदने तो दूर की बात है, घर में दूसरे ख़र्चे करने के लिए, बच्चों को ईद देने के लिए, बच्चों के जूते ख़रीदने के लिए पैसे नहीं हैं। और अफसोस मुझे इस बात का है कि एक मुल्क है जिसमें रिसोर्सेज ना हों, उसमें गुर्बत हो तो समझ आती है, लेकिन पाकिस्तान में तो जो अल्लाह ताला ने हमें वसाइल दिए हैं वो इतने बड़े वसाइल हैं कि यहाँ एक शख्स भी भूखा जो है वो नहीं मरना चाहिए। लोग फाका कुशियाँ कर रहे हैं, और ये मैं समझता हूँ कि ये सारी हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स की नाहलियों, नालायकियों, उनकी चोरियों, उनकी करप्शन, और उन्होंने देखें रॉबिन हुड था ना, वो अमीरों से छीन के गरीबों में तकसीम करता था, लेकिन हमारे हुक्मरान गरीबों से छीन के अमीरों में तकसीम करते हैं। और फिर देख लें आप IMF के साथ हमारे क्या हालात हैं। हम बकारी कौम की तरह कशकोल लेके दुनिया से आधार मांगते फिरते हैं। तो अगर हम सिर्फ़ अपनी ज़ात को पीछे रख लें, अपनी जो बादशाही है वो बंद कर दें, ख़र्चों पे कंट्रोल कर लें, और महंगाई जो है इसको कम करने की तरफ तवज्जो दे दें, मुल्क की मईशत ठीक हो जाएगी, डॉलर जो है कमज़ोर हो जाएगा, तो ख़ुद ब खुद मुल्क ठीक हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से मिस मैनेजमेंट और करप्शन ने हमारे मुल्क को तबाही के दहाने पहुंचा दिया। जो सब अभी हम बाहर जाके अगर किसी भी नौजवान से बात करें तो उसको हम कहें कि यार आपको हम UK का वीज़ा देंगे, तो वो बड़ा भाग भाग के आएगा और UK की तरफ वो कहेगा मुझे भिजवा दें किसी तरीके से। मैं पढ़े लिखे नौजवान की बात कर रहा हूँ। जो सब आप वहाँ की पार्लियामेंट का हिस्सा भी रहे, सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान आ गए, कभी ये चीज़ फील हुई कि यार मैंने वो गलत डिसीजन किया था, मुझे वहीं रहना चाहिए था? देखें, आज भी अगर मैं चाहूँ, आपको मालूम है कि बरतानिया में अगले साल इलेक्शन हो रहे हैं, और आपको ये भी मालूम है कि मेरा बेटा स्कॉटिश लेबर पार्टी स्कॉटलैंड का लीडर है। तो आज भी मैं वहाँ जाना चाहूँ और वहाँ पर मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ना चाहूँ तो ना मुझे टिकट लेने में कोई दुश्वारी आएगी, क्योंकि मैंने वहाँ के लोगों को सर्व किया है, और ना मुझे इलेक्शन जीतने में कोई मुश्किल पेश आएगी। लेकिन मैंने एक फ़ैसला किया कि मैंने रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में आना है, पाकिस्तान के लोगों की खिदमत करनी है। लेकिन ये तो बिल्कुल हकीकत बात है कि जो ख्वाब थे वो ख्वाब ही रह गए, और किस मुल्क में हम रूल ऑफ लॉ किस तरीके से लेके आएंगे,
हम इस मुल्क में सेहत का निज़ाम कैसे बेहतर करेंगे, हम इस मुल्क में अदल व इंसाफ का निज़ाम कैसे लाएंगे, हम इस मुल्क में महंगाई जो है, गुर्बत जो है, उसको कैसे कम करेंगे। 2.5 करोड़ बच्चा, ये मेरा ख्वाब था कि 2.5 करोड़ बच्चा जो स्कूलों में नहीं जाता, लोगों के घरों में मेहनत मजदूरी करता है, वो उनको बच्चों को स्कूलों में लेके जाना है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को देनी है। लेकिन बदकिस्मती से वो मेरे ख्वाब जो हैं, यह किसी पार्टी जो है में जमहूरियत नहीं है, किस तरीके से पार्टियां फंक्शन करनी चाहिए, किस तरीके से पार्टियों में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जैसा मुस्लिम लीग नून से भी आपकी काफ़ी ज़्यादा कुर्बत रही, फिर तहरीक इंसाफ से भी क्या वजूहात हुई कि पहले आप नून लीग से अलग हुए और अब फिर तहरीक इंसाफ से जो है वो अलग हुए? बस यही बात है कि एक सोच लेके, एक ख्वाहिश लेके मैं पाकिस्तान आया था, लेकिन वो जो मैं चाहता था वो नहीं पूरा हुआ। और फिर बड़ी होप दी, का ख्याल था कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, हम दो नहीं एक पाकिस्तान होगा, अदल व इंसाफ का निज़ाम कैदा होगा, 1 करोड़ जो है वो नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे, हम जो है साउथ पंजाब को सूबा बनाएंगे, हम पुलिस रिफॉर्म लेके आएंगे, जुडिशरी रिफॉर्म लेके आएंगे। लेकिन बदकिस्मती से वो तवक्कात जो थी वो पूरी नहीं हुई। और मेरा सबसे बड़ा जो 2 इशू थे मेरे तहरीक इंसाफ के साथ। एक तो ये इशू था कि फ़र्द वाहिद जो है वो उसको फ़ैसले नहीं करने चाहिए, फ़ैसले मुशावरत से होने चाहिए। और मेरा ख़्याल है कि आज जो मेरे पुराने कलीग हैं तहरीक इंसाफ के इस बात को तस्लीम करेंगे कि अगर ये फ़र्द वाहिद के फ़ैसले ना होते तो आज तहरीक इंसाफ इस मुश्किल वक़्त में ना होती, आज पाकिस्तान के अवाम जो हैं इस महंगाई का शिकार जो है वो ना होते। लेकिन जब इंसान समझे कि मैं अक्ल कुल हूँ तो उससे फिर नुकसान ज़्यादा होता है। आप देख लें कि मेरे ख़्याल में कोई बंदा जो था पीटीआई का, चाहे वो वाशिंगटन में बैठा है, चाहे वो टोरंटो में बैठा है, चाहे वो रियाद में बैठा है, कोई एक शख्स भी मुझे नहीं मिला कम से कम अपने 3.5 साल की गवर्नरशिप के दौरान जिन्होंने बुज़दार की सिलेक्शन पे अपने रिजर्वेशन जो है वो ना दिखाई। ये तो आप पूरे पंजाब में, पूरे लाहौर में कहीं भी किसी भी शख्स को रोके पूछते साहिब बुज़दार साहब के, तो आपको यही जवाब देता है। तो उनकी सारी खूबियाँ सिर्फ पार्टी लीडर को नज़र आती थी और किसी को नहीं आती थी। और वो जो हठधर्मी थी, फिर उसके बाद जो डीजीआई की सिलेक्शन थी या उसकी पोस्टिंग थी, तो उस पर मैं नहीं समझता कि अननेसेसरी हमें एस्टेब्लिशमेंट से बगाड़नी जो है वो चाहिए थी। और फिर उसके बाद चलो मैं समझता हूँ कि अगर जो है मैं नहीं समझता कि बाजवा साहब, आज भी मैं समझता हूँ कि सिर्फ उन्होंने दस्ते शफ़क़त उठा लिया था। और मेरा ख्याल है जोसेफ जितना वो चले थे इतना कभी कोई सपोर्टिव होके नहीं चला। नहीं होता रहता ये आप 228 में जब अलग अलग इलेक्शन गए तो उसमें फिर 2023 में जो कुछ हो रहा है वो बातें करेंगे, तो ये बातें बाद में हम करते हैं, वक्त पे नहीं करते। तो बिल्कुल उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट जो है उनको किया और उनकी ख्वाहिश थी। बल्कि मैं बाज़ लोगों को अक्सर बताता हूँ कि जब मेरी नाराज़गी खान से होती थी तो एस्टेब्लिशमेंट के लोग मेरे पास आते थे, वो कहते थे कि हमने इनको 5 साल और देने हैं, आप इनके साथ जो है वो ना बिगाड़ें। तो मैं कहता था कि भाई चीज़ें नहीं चल रही, मुझे बेशक 10 साल दे दो, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला, आपने अगर देने हैं तो दे दें, लेकिन चीज़ें ठीक नहीं चल रही। तो वो भी समझते थे कि चीज़ें ठीक नहीं चल रही। फिर उसके बाद आपको मालूम है कि फिर इन्होंने असम्बलियों से इस्तीफ़े दे दिए। अगर मैं खान साहब का एडवाइज़र होता या मैं उनके साथ उस वक्त होता तो मैं कहता कि जी टेलीफोन उठाएं, बाजवा साहब का शुक्रिया अदा करें कि आपने दस्ते शफ़क़त हमारे सर से उठाया है, तो हमारी पॉपुलरिटी में इजाफ़ा हो गया है। अब हम ज़ीरो से दोबारा हीरो बन गए हैं, हम अपोजिशन में बैठेंगे। ये लोग कहते हैं कि हम मुल्क बचाने आए हैं, महंगाई ख़त्म करने आए हैं। अगर मुझसे बेहतर मुल्क चला ले सकते हैं तो मुल्क का फ़ायदा है, क्या फ़र्क है, इक़्तिदार तो चीज़ नहीं है। अगर ये समझते हैं कि ये मुल्क मुझसे बेहतर चला लें, भाई इनको मौका दें, देते हैं मौका। तो क्या फ़र्क पड़ता था अगर इंतज़ार करते, बजाय इसके कि मीर जाफ़र फ़लाँ हो गया, मीर सादक हो गया, चौकीदार ने ये कर दिया, फ़लाँ को ये कर दिया।
मतलब इस्टबलिशमेंट से टक्कर लेने की ज़रूरत नहीं थी। फिर पंजाब में हुकूमत आपकी है, KPK में आपकी है, गिलगित बल्तिस्तान में आपकी है, आज़ाद कश्मीर में उस वक्त आपकी हुकूमत थी। तो भाई मुझसे अगर कहे, मेरी पार्टी को पूछे कि भाई आपने मरकज़ में हुकूमत लेनी है तो पंजाब की, तो मैं एक मिनट नहीं सोचूंगा पंजाब की, इसलिए कि पंजाब के पास बजट है, कोई लाइबिलिटी नहीं है, 700-800 अरब रुपए का बजट है, और मरकज़ के पास तो सवाए कर्ज़े देने के, भीख मांगने के है ही नहीं। मैं मिसाल देता हूँ कि देखें, इन्होंने अब कहा है जी हम 9400 अरब जो है कराएंगे, जो कि इट्स ए वेरी डिफ़िकल्ट एंड चैलेंजिंग टास्क। लेकिन अगर उसमें से आप इंटरेस्ट निकाल लें और जो सूबों के पास पैसे देने और निकाल लें तो ज़ीरो पे आ जाते हैं, 1 रुपया नहीं है। $3.5 बिलियन या $4 बिलियन आपके इस वक्त फॉरेन रिज़र्व्स हैं, और बांग्लादेश के रिज़र्व्स 29 बिलियन हैं। अफ़गानिस्तान हमारा नेबर 9 बिलियन उनके रिज़र्व्स हैं। तो इन हालात में हुकूमत अगर PDM के पास ही, तो इमरान खान को तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से ये जो है चीफ ऑर्गेनाइजर हैं आप मुस्लिम लीग काफ के, और ईद का दिन है, अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब, चौधरी मोनस इलाही साहब आपसे रिक्वेस्ट करें कि भाई हम अपनी पार्टी में वापस आना चाहते हैं, तो क्या पॉलिसी होगी आपकी? देखिए, मैं जो चीज़ें आप अज्यूम करते हैं ना, उन पे कभी कमेंट जो है वो नहीं करता। परवेज़ इलाही साहब से हमारे बहुत पुराने तल्क़ात हैं, और हमारे तल्क़ात चौधरी शुजात साहब से भी बहुत पुराने हैं, और उनकी ये फैमिली जो है उनके दरमियान जो है जो भी इशूज़ हैं, तो इसलिए मैं जब फैमिली मैटर है तो फिर मैं, हाँ, बाकी को आता है जाता है, उस पर मैं अपनी राय भी दूंगा, अपना जो आर्गूमेंट है वो भी पुट करूंगा, लेकिन फैमिली को जोड़ने में तो मैं अपना किरदार अदा कर सकता हूं, लेकिन उनको डिवाइड करने में मैं अपना रोल जो है बिल्कुल ठीक है। आप बड़े खामोश बैठे हुए हैं, आप पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते हैं, तहरीके इस्तेहकाम पार्टी का क्या मुस्तकबिल आप देख रहे हैं? और बल्कि आप जो सबसे भी कोई सवाल करना चाहें तो इसमें आप कर सकते हैं। ये बताएं कि ये जो इस्तेहकाम पार्टी बनी है, इससे नो डाउट आपकी पार्टी को तो नुकसान होगा, आने वाले दिनों में नून लीग को फ़ायदा होगा, लेकिन पीपल्स पार्टी भी इस पार्टी बनने से नाराज़ हुई है, क्योंकि जनूबी पंजाब के कुछ लोग जो पीपल्स पार्टी में जाना चाह रहे थे, अब वो इस्तेहकाम पार्टी में आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये लीडर्स तो इकट्ठे कर रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में सीटें निकाल लेंगे इलेक्शन में, या वो मुश्किल लगेगा इनको? देखें जी, सियासत में कुछ भी कहना जो है वो मुश्किल होता है, लेकिन जो वक्ती रिएक्शन है लोगों का, जो लोग पार्टी में गए हैं, उसमें जो PTI का वोटर है वो बहुत शदीद नाराज़गी का और हॉस्टिलिटी का इजहार जो है वो कर रहा है। ये फीडबैक हमें मिल रही है। बाकी पार्टी आती हैं, बनती रहती हैं, जाती रहती हैं, तो आई विश देम गुड लक। जैसे बुज़दार साहब के जैसे आप बता रहे हैं कि पूरी दुनिया से लड़ के खान साहब ने उनको बना दिया वज़ीर आला पंजाब, वो भी छोड़ गए पार्टी जब आपने, तो अगर वो आ जाएं आपकी पार्टी में खुले दरवाजे, सवाल फिर वही बात मैंने पहले किया कि जब तक परवेज़ इलाही का तो मुश्किल है ना, बुज़दार साहब का तो। अच्छा चलिए मैं इसको आसान कर देता हूँ। बुज़दार साहब अगर तहरीके उसमें मुस्लिम लीग काफ में हो, तो क्या आप उनको टिकट्स तकसीम कर रहे हैं? MNA का टिकट देना पसंद करेंगे, MPA का, काउंसलर का, या देखिए मैं मुझे एक लाइटर उसमें एक देखो, आज ईद के मौके पे तो मुझसे ऐसी बात कोई ना कहलवाएं। देखें, ये उनका चॉइस है। मैं तो उस वक्त रद्द-ए-अमल करूँगा अगर कोई शख्स मुझे कहता है कि जी मैं आपकी पार्टी में आना चाहता हूँ, अच्छा, या किसी ने ख्वाहिश का इजहार किया, फिर मैं अपनी राय दूंगा कि वो मैं वेलकम करूँगा या नहीं करूँगा। अभी ऐसी कोई बात ही नहीं है तो मैं पहले लोगों को इंसल्ट करूँ, ह्यूमिलेट करूँ, ये अच्छी बात नहीं है। तो या मैं कहूँ मैं लेना चाहता हूँ, फिर भी अच्छी बात नहीं है। अगर कहूँ नहीं लेना चाहता हूँ, आना न चाहे, तो मेरे ख्याल में उस वक्त हमारा कमेंट देना बनता है जब कोई बंदा ख्वाहिशदार करता है कि मैं आपकी पार्टी में आना चाहता हूं। 9 मई के वाक़यात के हवाले से क्या कहेंगे? पाकिस्तान में अभी एक तो सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, उस पर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ज़ाहिर है सब जुडिस मामला है, लेकिन जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं वो भी पाकिस्तान की तारीख़ में इससे पहले नहीं हुए, तो क्या उन वाक़यात से PTI का ग्राफ जो है वो गिर गया है या मज़ीद बुलंद हुआ है?
देखें, पहली बात तो यह है कि जो भी 9 मई को हुआ है, पूरी कौम, पूरा मुल्क, हम सब उसकी मजम्मत कर रहे हैं और इस बात पे भी इत्तफाक है। और मैं समझता हूँ कि DGISPR ने जो कहा है कि अगर वो लोग जिन्होंने जुर्म किया है लॉन्ड्री के ज़रिए पाक साफ़ भी होना चाहेंगे तो वो उनको पाक साफ़ नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही इनकरेजिंग स्टेटमेंट है कि जो लोग भी इस घिनौने जुर्म में मुलव्वस हैं, इर्रिस्पेक्टिव कि वो किस पार्टी से उनका तल्लुक़ है या किस पार्टी में जाना चाहते हैं, ये चले जाते हैं अपनी स्किन बचाने के लिए, लेकिन उनको माफ़ी जो है नहीं होगी। और हमारे मुल्क में अगर आप देखें कि जो बुनियादी ख़राबी है वो यही है, क्यों हमारे डाके बढ़ रहे हैं, चोरियां बढ़ रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बढ़ रही है, औरतों पे अटैक बढ़ रहे हैं, औरतों पे तेज़ाब फांकने के वाक़यात बढ़ रहे हैं, इस्मत दरी के वाक़यात जो हैं वो बढ़ रहे हैं, और चोरी और करप्शन और लूट खसूट जो है वो बढ़ रही है, इसलिए कि यहाँ पर जज़ा और सज़ा का निज़ाम नहीं है। अगर जज़ा और सज़ा का निज़ाम पाकिस्तान में आज आ जाए तो ये चोर डाकू माफिया जो हैं सारे अंडर कंट्रोल आ जाए, अंडर थम आ जाए। लेकिन मुसीबत हमारे मुल्क की हमेशा ये रही है, जब से मैंने एक्टिव पॉलिटिक्स पाकिस्तान की देख रहा हूँ, वो ये है कि अगर मेरे साथ है तो वो पाक साफ़ हो जाता है, अगर आपके साथ है तो सारा गुनहगार है। और फिर लॉन्ड्री लगती है, एक लॉन्ड्री, उस लॉन्ड्री में से नेक आदमी को गुजारते हैं, उसको गुनहगार बना देते हैं, गुनाहगार को उस लॉन्ड्री से गुजारते हैं, उसको नेक पाक बना देते हैं। ये सिलसिला जब तक इस मुल्क में नहीं रुकेगा, ये मुल्क जो है सही डायरेक्शन में नहीं जा सकता। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हमारी बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू जो है साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब के साथ जारी है। यहीं रहिएगा, जाइएगा नहीं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रखेंगे। जो सब मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनके बारे में, क्योंकि लोग इनको, बहुत से लोग हैं जो पसंद नहीं करते और वो कोई थर्ड ऑप्शन तलाश कर रहे हैं। वो PTI की तरफ गए थे, अब वहाँ से भी उनको मायूसी हुई कि वो चीज़ नहीं है। तो आपकी क्या लाइन होगी मुस्लिम लीग काफ के चीफ? ये बहुत अहम आपने सवाल उठाया है, चूँकि हमारी जो पार्लिमान है उसके हमारे पहले 3 मेंबर थे, अब हुसैन अलाई साहब भी आ गए हैं। तो पार्लिमानी पार्टी का फ़ैसला है कि उन्होंने PDM में जाना है। तो ये हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी फ़ैसला किया है कि जो पार्लिमानी पार्टी चाहे उस पे पार्टी लीडरशिप को जो है असरअंदाज नहीं होना चाहिए। तो अब इंशाल्लाह मेरे ख़्याल में जो है 9-10 अगस्त को हुकूमतें जो हैं वो बर्खास्त होंगी और फिर उसके बाद फ्रैंक एंड ओपन डिस्कशन होगी पार्टी के अंदर कि हमारा फ्यूचर का बयानिया क्या होना है, हमारा फ्यूचर का लाए अमल जो है वो क्या होगा। क्या हम नून के साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे या किसी और पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे या किस बयानिए पे हम जो इलेक्शन में। सर, इलेक्शन नज़र आ रहे हैं आपको इसी साल? बहुत कहना ये बात मुश्किल है, इसलिए कि जुलाई में जो हैं वो कहते हैं कि सैलाब जो हैं फिर मुतवक्के हैं और फिर कौन से, कुदरती या ज़मीनी सैलाब जो हैं? नहीं होंगे तो वो तो पाकिस्तान में भी तो सियासी सैलाब तो आते रहते हैं। होंगे तो कुदरती, लेकिन ये हो सकता है कि उनको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बयान किया जाए। सही। जो सब आगे पाकिस्तान, मतलब आपकी हुकूमत अगर आती है, मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत आती है, तो क्या आप फिर गवर्नर बनना पसंद करेंगे या इस दफ़ा आप चाहेंगे कि कोई चीफ़ एग्जेक्टिव वाली सीट हो? क्योंकि जो आपने बातें की हैं स्टार्ट में, इब्तदा में, कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो मेरे ख्याल में उसके लिए तो कोई एग्जेक्टिव सीट होनी चाहिए। देखिए, पहली दफ़ा तो सच्ची बात है कि गवर्नरशिप जो है वो मैंने कीन हो के ली थी और मैं आज भी शुक्रगुज़ार हूँ चौधरी निसार अली ख़ान साहब का भी, शहबाज साहब का भी और नवाज शरीफ साहब का, क्योंकि मेरी पार्टी के लिए कोई इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन नहीं थी और मैं उनके जो MNA MPs हैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरी अपॉइंटमेंट पे किसी ने इतराज़ नहीं किया पार्टी में। लेकिन ये दूसरी दफ़ा जो गवर्नरशिप है वो तो मुझे ज़बरदस्ती दी गई थी। मैं तो सेनेट का मेंबर था और मैं समझता था कि वहाँ पर मैं एनर्जी का महकमा में लेना चाहता था और मैं समझता हूँ, आज भी मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट महकमा जो है वो एनर्जी का है। अगर जब तक हम एनर्जी का इशू रिज़ॉल्व नहीं करते
उस वक्त तक इस मुल्क से महंगाई जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती। दुकानदार देख लें, उसने इलेक्ट्रिसिटी गैस इस्तेमाल करनी है, घर में इलेक्ट्रिसिटी गैस इस्तेमाल करनी है। हमारी इंडस्ट्री जो है कंपेटिटिव उस वक्त होगी इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ जब गैस की और इलेक्ट्रिसिटी की कीमतें जो हैं वो कम होंगी। तो इसके लिए एक जामे प्रोग्राम है और मुझे यकीन था कि अगर मुझे 2-3 साल मिल जाते इसमें तो मैं पाकिस्तान का जो एनर्जी का इशू है वो हमेशा के लिए हल कर देता। इसलिए कि जब मैं बरतानिया में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था तो उस वक्त मैं एक सेलेक्ट कमेटी है, पार्लियामेंट्री सेलेक्ट कमेटी स्कॉटिश अफेयर, उसका मैं चेयरमैन था और मैंने एनर्जी पे बहुत ज़्यादा वहाँ पर काम किया था। आई वॉज गिवन दिस टास्क कि फ्यूचर एनर्जी नीड जो है बरतानिया की वो क्या होने चाहिए और एनर्जी सेविंग जो है किस तरीके से की जा सकती है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि 20% तो एनर्जी की सिर्फ हम अगर अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च कर दें कि किस तरीके से एनर्जी की सेविंग हो सकती है, इंसुलेशन अगर कर दें हम अपनी छतों पे, दीवारों के अंदर अगर हम घर बनाते हैं उनमें इंसुलेशन ले आएँ, अगर हम ये जो एसी है इसका अगर दर्जा जो है हरारत जो है इसका हम 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख दें तो 20-25% सेविंग हो जाती है अगर आप 16% पे रखें। और किसी डॉक्टर से भी पूछ लें वो कहता है कि टेम्परेचर 24% से कम नहीं होना चाहिए। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो मैंने बरतानिया में जो रिकमेंडेशन हुकूमत को की थी कि वहाँ पर इस तरीके से एनर्जी जो है वो सेव हो सकती है। तो हमारे जितने भी हमारे बड़े बड़े लोग हैं, एलीट है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके घरों में जनाब साहब ने आना होता है दफ्तर में 9 बजे, एसी 7 बजे ऑन हो जाता है, फिर पता नहीं रात को किस वक्त तक बंद होता है। तो ये सारा जो ना स्ट्रक्चर और ख़राबियाँ हैं, जब तक अब ये जो क्लीन अप सही सर्जिकल ऑपरेशन नहीं होगा ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता। देखें किस मुल्क में है, मुझे बताएं एक मुल्क में कि चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो सेनेट का मेंबर है, चाहे वो असेंबली का मेंबर है, चाहे वो डीएजी है, चाहे वो आईजी है, कौन सा मुल्क है मुझे बताएं कि घर का बिल हुकूमत देती हो? घर का बिल जो है वो अफसर खुद देता है, उसका नौकर जो है वो 1-2 उनको शायद मिल जाए लेकिन वो भी नहीं मिलते। फिर अपनी गाड़ी पे वो दफ्तर जाता है, अपनी गाड़ी पे वापस आता है, अपना पेट्रोल डाल के दफ्तर जाता है। यहाँ तो एक अफसर की 4 अगर वो गाड़ियाँ उसके साथ खड़ी हैं, एक बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही है, लेने जा रही है, एक बीवी को शॉपिंग करवाने जा रही है, 4-5 गाड़ियाँ जो हैं जिन लोगों ने हमें प्रोटेक्ट करना है वो अंडर प्रोटेक्शन 6-6 गाड़ियाँ लेके साथ फिरते हैं। जैसा कभी फिर मुझे बताएं कि बरतानिया में प्राइम मिनिस्टर 4 कनाल के घर में रहता है, यहाँ हर डिप्टी कमिश्नर, हर डीपीओ जो है 12 एकड़ के घर में रह रहा है। खुदा के लिए यार इसको बदलना पड़ेगा। ये शहाना लिबास, गरीब आदमी के पास इस गर्मी की शिद्दत में पाँव के लिए जूते नहीं हैं और वो झोंपड़ियों में रह रहे हैं, ना जहाँ उनके पास बिजली है, ना वहाँ पर गैस है, ना वहाँ पर पीने का साफ पानी है, ना उनके पास रोटी है। भाई तुमने एलीट के लिए ये मुल्क जन्नत बना दिया और गरीब के लिए दोज़ख बना दिया। ये सारा काम ऐसे नहीं चलेगा। मैं आपको बता दूँ कितनी देर इनकलाब का रास्ता जो है वो लोग रोकेंगे। एक सेटबैक हुआ है इनकलाब का रास्ता जो है, मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ की गलत पॉलिसियों की वजह से इनकलाब का रास्ता जो है वो आसान नहीं हुआ, वो और मुश्किल हो गया। लेकिन इस मुल्क में आना है, इवेंचुअली आएगा, फिर अवाम खुद लेके आएंगे, कोई पार्टी नहीं लेके आएगी। जो सब सियासत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी साहब हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, अगर आप माशाल्लाह सीनियर सियासतदान हैं, आपको इन तीनों में से किसकी तर्ज सियासत बेहतर लगती है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल अगर इसके हाथ में दिया जाए तो कुछ बेहतर कर सकता है? क्योंकि नवाज शरीफ साहब के साथ भी काम किया है, तहरीक इंसाफ में भी आप रहे, पीपल्स पार्टी की सियासत को आप देख रहे हैं, इन तीनों शख्सियात में से। देखें जी, मैं इस बारे में मेरा ख्याल है कि आवाम को ही फैसला नहीं, आपकी राय, आप भी जो सब अभी पाकिस्तान मैं अगर समझता कि अपना ये चीज़ें जो हैं ये लोग बेहतर कर सकते हैं तो मैं इन पार्टियों को कौन छोड़ता। मतलब फिर आप इस वक्त इसके अंदर जरदारी साहब को ये कहेंगे क्योंकि अभी तक उनकी पार्टी के साथ तो आपका कोई असर नहीं, मैं किसी को भी नहीं कहता। देखें असल बात तो ये है कि जो मेजरमेंट है सक्सेस की वो तो ये है क्या हमने अपने मुल्क में जज़ा सज़ा का निज़ाम कर दिया है, क्या गरीब आदमी को इंसाफ मिलता है, क्या गरीब आदमी को रोटी 2 वक्त की मिलती है, क्या गरीब आदमी को
रोटी जो है, आटा जो कितना महंगा हो गया है, घी कितना महंगा है, सब्ज़ियाँ कितनी महंगी हैं, क्या बच्चे लोगों को आप पेट पाल सकते हैं, क्या स्कूलों में जो इंतज़ामात हैं वो ठीक हैं, क्या 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों में वापस चला गया। तो ये सारी चीज़ें तो बद से बदतरीन होती जा रही हैं। हम हर इशू पे, चाहे वो डिज़ीज़ का इशू है, पावर्टी का इशू है, फॉरेन रिज़र्व का इशू, हम दुनिया में सबसे नीचे हैं। चाहे जुडिशरी को इंसाफ देने का इशू, हर चीज़ में दुनिया में सबसे नीचे हैं। तो जो सिर्फ सियासत पे तो आपने बात बड़ी की, ईद का दिन था, जो सिर्फ आप बरतानिया में भी रहे हैं, वहाँ की ईद में और पाकिस्तान की ईद में क्या फ़र्क है? आपने तो दोनों देखी, और बचपन की ईद भी याद आती है कभी? अब तो आप सियासी हो गए हैं ना, मतलब कि तो है ही बचपन की मतलब कि अब कोई, लेकिन अभी हम आ गए प्रोग्राम करने से पहले सियासी लोग थे मिलने आए आपसे। ईद सुबह आप घर से निकलते हैं, पैदल ईदगाह की तरफ जाते हैं, फिर सारी फैमिली बरादरी एक जगह इकट्ठी होती है, तो वे हर कबीला अपने लोगों को इकट्ठे, अपनी फैमिली का हेड जो है बच्चों के साथ, कज़न्स के साथ, भाइयों के साथ मिलके इकट्ठा टोली की शक्ल में जाता है। फिर दूसरी तरफ से आ रहे होते हैं, फिर उनसे मुलाकातें हो रही होती हैं, गपशप होती है। तो अब तो हर चीज़ जो है बस वो मशीनी हो गई है। अब तो आप गाड़ी, ये घर के जो है एक फलांग से भी कम फासले पे अगर आपका मस्जिद है तो आप गाड़ी पे भाई जाते हैं, गाड़ी पे वापस आते हैं, और गाड़ी भी आप चाहते हैं कि मस्जिद के अंदर ही चल जाए, कैसे उन्होंने भी कितने दूर ना खड़ा करिए और वो जैसे अभी आप पहले बात कर रहे थे, 10 मिनट पहले उसका एसी चलवा देते हैं कि भाई उसका एसी गाड़ी का चला के रखो। जैसे वैसे आप खाने में क्या पसंद करते हैं? कुर्बानी का गोश्त तो सभी शौक से खाते हैं, आप क्या कोई खास करते हैं पकवान में, बारबेक्यू में, क्या कि कलेजी वगैरह खा के बस? सच्ची बात है कि मैं तो अब सब्जियों का अच्छा ज़्यादा वेजिटेरियन हो गए। ईद के दिन तो ज़ाहिर है कि गोश्त कुर्बानी दी है, गोश्त खाएंगे, और कलेजी वगैरह भी बनवा के खाएंगे, और बल्कि बनी हुई है, अच्छा थोड़ी देर बाद खाएंगे। लेकिन मैं ज़्यादा कोशिश मेरी यही होती है कि भिंडी मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, मुझे करेले बहुत, ये भिंडी से याद है आसिफ अली जरदारी साहब को भी भिंडी बहुत तो पसंद दूसरा है। मैं दाल जो है, दाल माश और ये चीज़ें जो हैं वो सब्ज़ी में टींडे बड़े अच्छे मुझे लगते हैं। तो चिकन तो आजकल जो है डॉक्टर ही कहते हैं कि भाई ये जो बना है ब्रायलर जो है ये ना ही खाएं तो बेहतर है। अच्छा जोसेफ, ये भी बताएं कि जैसे बचपन की जो ईद थी, बड़ा शौक होता था ना जानवर लाने का, फिर उसकी सेवा वगैरह करने का, तो अब तो वो सूरत हाल नहीं होगी, तो बच्चे अब सूरत हाल ये है कि हमारा चूँकि ज़्यादा कुर्बानियाँ जो हैं हम वो अपने गांव में देते हैं, तो हमारी रूटीन ये है कि एक कुर्बानी हम यहाँ करते हैं, तो ईद का जो पहला दिन है, और ईद के फिर दूसरे या तीसरे दिन हम जो है फिर गांव चले जाते हैं। सही। तो वहाँ तो सारा जितना भी गोश्त है वो गरीबों में तकसीम हम कर देते हैं। तो मैं इसलिए लोगों को भी यही कहता हूँ कि भाई हमारे बहुत से पाकिस्तानी भाई और बहनें हैं जिनको सिर्फ कुर्बानी के दिन गोश्त जो है खाना नसीब होता है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल। अब तो दालें भी नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं, मुश्किल हो। अब तो गुर्बत बर्बाद हो गए हैं लोग, बिजनेसें बर्बाद हो गई, टेक्सटाइल मिलें सारी बंद करी हैं, फैक्ट्रियां बंद करी हैं। किसी बिजनेसमैन से पूछो वो रो रहा है, चीखें मार रहा है कि हमारा कबाड़ा हो गया। तो आज के दिन तो मैं लोगों से यही कहता हूँ कि भाई जिन लोगों ने कुर्बानी दी है ना, मेक श्योर करें कि उनके घर गोश्त ना बेचें। सिर्फ उन लोगों के घर गोश्त बेचें जो कुर्बानी नहीं दे सके, और जो कुर्बानी नहीं दे सका ना वो गरीब ही है। कभी हो नहीं सकता कोई मुसलमान हमारा जिसको अफोर्ड कर सकता हो थोड़ा बहुत कि वो कुर्बानी ना दे, वो कुर्बानी देता है। बिल्कुल। चाहे साहब आखिरी क्वेश्चन करूँगा, हर जो ताकतवर शख्स होता है वो अपने घर में ताकतवर नहीं होता, तो आपके घर में आपकी चलती है या भाभी की चलती है, कौन ज़्यादा मतलब डोमिनेट करता है? ये मेरी समझ से बाहर बात है कि मैं जब बेगम साहबा से किसी के दोस्त के साथ बैठा हूँ तो मैं कहता हूँ कि जी बेगम साहबा की चलती है, लेकिन बेगम साहबा कहती हैं कि नहीं
ये सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए ये बात अच्छा। करते हैं, अपने नंबर बनाने के लिए बल्कि अभी तक ये फैसला नहीं हो सका। ये हर घर की कहानी यही है। अनडिसाइडेड रहने आप। चलिए चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस ख़ास दिन पे जो है हमें वक्त दिया और हमारे साथ बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की। नाज़रीन, साबिक़ गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी ईद के इस मौके पर कैपिटल टीवी की जानिब से, चौधरी मोहम्मद सरवर साहब की जानिब से और तमाम जो पाकिस्तानी हैं, इनको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक।